हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक भी होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होंगी। सो आज हम करेंगे 14 जो हमारी हमने स्टार्ट की हुई थी उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। हम इसको यहाँ तक कर चुके हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस और हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस की। हमें अगर एक इक्वेशन में बहुत सारे सिंबल्स मिलते हैं, प्लस माइनस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट, तो हमें किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके आज हम करेंगे एग्जीक्यूटिबल एंड नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट्स। देखिए क्या होती हैं ये। एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी स्टेटमेंट जो कि कन्वर्ट की जा सकती है मशीन लैंग्वेज में बाय द कंपाइलर। हमने फर्स्ट ही वीडियो में ये पढ़ा था कि किसी भी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है? कंपाइलर। तो एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट होती हैं जिन स्टेटमेंट को आप मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। तो उन स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। These statements led to some actions during the execution of program such as arithmetic calculation, reading data। जब हमारा प्रोग्राम रन होता है, जब एग्जीक्यूट होता है, तो इसमें कुछ अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एट्सेट्रा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो जिन स्टेटमेंट्स हम इस चैप्टर में अभी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। रीड स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, डू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट। जिसमें से इफ, डू और गो टू जो हमारे स्टेटमेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम इनको ही स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट। नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है, देखिए, द स्टेटमेंट विच प्रोवाइड द कंपाइलर सम इन्फॉर्मेशन, कि वो स्टेटमेंट कंपाइलर को कुछ इन्फॉर्मेशन तो देंगी बट वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं की जाती कंपाइलर के द्वारा। तो उन स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके एग्जांपल है एंड स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट, फॉर्मेट स्टेटमेंट, एंड इफ स्टेटमेंट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट के और ये है एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट की। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता भी है तो ये 2 से ज़्यादा नंबर में तो आ ही नहीं सकता। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट होती क्या है, इसके कुछ एग्जांपल, नॉन एग्जीक्यूटिबल की डेफिनेशन और इसके कुछ एग्जांपल, ठीक है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, कि जो पहले वाली है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है बाय द कंपाइलर, बट जो बाद वाली है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होती है। वो सिर्फ इंस्ट्रक्ट होती है, उसको सिर्फ वो फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्मेशन देता है कुछ, बट वो कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जीक्यूटिबल एंड नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट। अब इसमें जो सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो है इफ़ स्टेटमेंट। सबसे पहले हम करेंगे इफ़ स्टेटमेंट। देखिए, इफ़ स्टेटमेंट हम जनरली भी हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। देखो, इफ़ का मतलब क्या होता है? इफ़ एल्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है कि या तो ये और या ये। जैसे एक मैं फैमिली एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आप सब ने वो यूज़ भी किया होगा। जैसे हम ऐसे बोलते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के 33 मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा है तो वो पास है, और एल्स एल्स वो क्या है? वो फेल है। या फिर हम ऐसे बोलते हैं किसी के 60% है तो उसकी डिवीज़न ए है और वो बी है, ऐसे कुछ करते हैं ना हम। तो उसका मतलब क्या है कि 2 कंडीशन मिल जाती है हमें, या तो ये और या ये। तो उसी को बोलते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। अब इफ़ के ना कई टाइप्स ही हुए हैं इसमें, तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या होती है इफ़ स्टेटमेंट। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पास कोई भी बुक हो, न्यू कॉलेज हो, मॉडर्न हो या फिर आर चांद हो, आप ये मत सोचना कि मेरे पास अगर न्यू कॉलेज है तो आप ये मत सोचना कि आपको आर चांद में कुछ अच्छा मिलेगा, हमें आर चांद चाहिए। अगर आपके पास आर चांद है तो आप प्लीज़ ये मत सोचना कि हमें न्यू कॉलेज की बुक चाहिए, क्योंकि देखो मेरे पास ही न्यू कॉलेज की बुक है, यहाँ पे मेरे पास ही मॉडर्न की भी बुक है, और जो आर चांद है उसको भी मैंने देखा है। 14 अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो इस बुक का भी मैंने पढ़ के देख लिया, मॉडर्न में भी देखा और आर चांद में भी देखा। तो जो मटेरियल है वो तीनों में ही सेम है, बस जो उनको लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। आर चांद में इसके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स बनाए हुए हैं और इसमें एक ही चैप्टर में इंक्लूड किया हुआ है, ऐसे ही मॉडर्न में किया हुआ है, उसमें भी आपका सारा का सारा एक ही में इंक्लूड किया हुआ है। तो आप ये मत सोचना कि आपको किसी भी बुक में कुछ ज़्यादा अच्छा मिलेगा। आपके पास जो भी बुक है वो ही बेस्ट है, उसी से आप स्टडी कीजिए प्लीज़। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास बुक नहीं है, ड्यू टू सम इश्यूज हो सकता है कि ना हो, तो वो प्लीज़ मुझे बता देना। अगर आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है एट प्रेजेंट तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। आई विल हेल्प यू। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इफ स्टेटमेंट। देखिए, इफ स्टेटमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन
making statement in Fortran and a program when it is required to take certain action depending upon the result of a condition, then if statement is used. कि जब हमें किसी कंडीशन को अप्लाई करना होता है तो हम कहाँ किस चीज़ का यूज़ करते हैं, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. अब इफ़ स्टेटमेंट की भी हमारी टाइप्स है. फर्स्ट टाइप जो इसमें आती है वो आती है लॉजिकल इफ़. सेकेंड टाइप इसमें जो आती है वो आती है ब्लॉक इफ़. थर्ड टाइप इसमें आती है अर्थमेटिक इफ़. और फोर्थ आती है नेस्टेड लॉजिकल इफ़ स्टेटमेंट. तो हम वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं. देखिए, सबसे पहले है लॉजिकल इफ़ स्टेटमेंट. लॉजिकल का मतलब क्या है? दिस स्टेटमेंट इज यूज फॉर द कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफ अ सिंगल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अ गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन. कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किस बेस पे करेगी? वो इस बेस पे करेगी कि उसके साथ आपने लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या दिया है. देखिए, जैसे कि कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन दे दिया आपने, अगर ये बात दे दी कि ए ग्रेटर देन बी है, तो अब दो ही पॉसिबिलिटी होती है कि या तो ए आपको चेक करना है कि ए बी से बड़ा है या नहीं है. जैसे कि अगर मैंने 15 और 20 दो नंबर दे दिए, ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 20 है, तो मैं कह रही हूँ कि मुझे चेक करना है कि चेक करो कि ए बी से बड़ा है या नहीं है. तो यहाँ पे दो ही चीज़ें सेटिस्फाई करेंगी, या तो ए बड़ा होगा या नहीं होगा. अब इस कंडीशन में या तो ये ट्रू होगी या ये फॉल्स होगी. अगर ये ट्रू है तो आगे जो हम उसको स्टेटमेंट देंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. अगर यही कंडीशन फॉल्स होगी तो हम आगे इसको स्टॉप कर देंगे. तो यही होते हैं लॉजिकली. जैसे ए और बी में मैंने कंपैरिजन किया, तो अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो यहीं पे ख़त्म कर दो. अगर मैं ऐसे कहूँ कि अगर ए आपका बड़ा आ गया बी से, तो आप इसको ट्रू करो और आगे फिर ये देखो कि क्या ए सी से भी बड़ा है. तो ये कंडीशन चेक कब होगी? जब ये वाली ट्रू होगी. तो कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर आप देते हो, अगर वो ट्रू है तो हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देते हैं नेक्स्ट, या फिर अगर वो फॉल्स है तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूट कर जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ, हम पढ़ लेते हैं. व्हेन अ लॉजिकल इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड द वैल्यू ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज डिटरमाइंड एंड इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू. अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो स्पेसिफाइड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और जो स्टेटमेंट है वो हमारी खत्म हो जाएगी. तो ये आपका क्या है, फ्लो चार्ट बताया हुआ है कि इफ स्टेटमेंट का ये होता है. अगर एग्जाम में आती है इफ स्टेटमेंट तो पहले आपको इफ स्टेटमेंट की एग्जाम डेफिनेशन लिखनी है. आपको बताना है कि ये 4 टाइप्स की होती हैं. आपको हर एक को डिफाइन करना है, हर एक की डेफिनेशन लिखनी है. ये आपको लिखना है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं. हमको फ्लो चार्ट भी बनाना है. इसके पेपर में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट एक बार हमारा चैप्टर हो जाएगा तभी हम उसको भी डिस्कस कर पाएंगे. ठीक है, तो पहले मैं आपको चैप्टर करवा देती हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन बता दूँगी जो भी लास्ट ईयर आए हुए हैं. ठीक है, डन. अब इतना समझ में आ गया आपको? देखो यहाँ पे भी यही एग्जांपल दिया हुआ है इसको समझाने के लिए कि आपको लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर बताना है. तो ये मैंने आपको बता दिया. अब हम आते हैं ब्लॉक इफ स्टेटमेंट पे. ब्लॉक इफ का मतलब क्या होता है? देखिए, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हेन अ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज ट्रू एज वेल एज व्हेन अ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज फॉल्स. ब्लॉक इफ मतलब कि इफ़, अभी तो हमने सिर्फ इफ़ देखा, बट इस वाले स्टेटमेंट में हमारे पास क्या यूज़ होता है? एल्स भी यूज़ होता है. इफ़ में अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ठीक है, एल्स अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो आपको ये एग्जीक्यूट करनी है. देखिए क्या बताया हुआ है, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है. अगर ये लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है तो आप ब्लॉक 1 में जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको एग्जीक्यूट करो, उसको फॉलो करो. और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो ये वहाँ पे क्या था कि अगर ये चीज़ फॉल्स होगी तो हमारी स्टेटमेंट खत्म होगी, हमारा काम खत्म हो गया. बट यहाँ पे ये है कि अगर ये फॉल्स हो जाता है तो आप इसको एग्जीक्यूट करो. यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हुआ. यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होते हैं. एक है, यहाँ पे 2 ही हैं, कितने भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं ये. तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर ये चीज़ फॉलो नहीं हुई तो इसको फॉलो करो, एल्स इसको फॉलो करो. ठीक है, और लास्ट में एंड इफ. ओके, इतना समझ में आ गया आपको? अगर आप एग्जाम में आएगी तो इसकी डेफिनेशन लिख दोगे, ये डायग्राम बना दोगे. स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 कितनी भी स्टेटमेंट हो सकती है. अगर ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो ब्लॉक 1 तो एग्जीक्यूट कर दो, एल्स अगर ये नहीं होंगी तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 एंड इफ. ये फर्स्ट ब्लॉक है स्टेटमेंट का, ये सेकेंड ब्लॉक है, ये इसका फ्लो चार्ट है. ठीक है, समझ आ गई? अब हम देखते हैं अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट. अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट क्या होती है? देखिए, इसमें क्या होता है कि दिस स्टेटमेंट एक्स लाइक 3 स्टेटमेंट्स विच अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. ये इसमें 3 वैल्यूज होती हैं हमारे पास और एक किसकी तरह काम करती है? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की तरह काम करती है. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़, और इसके अंदर आपका कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है. S1 S2 S3. S1 यहाँ पे किसके लिए है कि अगर वैल्यू नेगेटिव है तो S1, अगर 0 है तो S2, अगर पॉजिटिव है तो ये आपका S3. देखो क्या होगा, आपने कोई भी अर्थमेटिक स्टेटमेंट दी, अगर वो स्टेटमेंट नेगेटिव आएगी तो जो कंट्रोल होगा वो S1 पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि S1 यहाँ पे नेगेटिव के लिए यूज़ किया हुआ है.
अगर इसकी वैल्यू 0 आएगी तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, S2 स्टेटमेंट में चला जाएगा, S2 में जो भी लिखा होगा वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर आपके स्टेटमेंट एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो आपका जो कंट्रोल है वो S3 पे चला जाएगा और S3 के अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें इफ़ के अंदर अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, साथ में यहाँ पे हमने लिख दिया S1 S2 S3। अगर पॉजिटिव है तो इसको, नेगेटिव है तो ये होगा, 0 है तो यहाँ पे जो लिखा है उसको फॉलो करना, और अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको फॉलो करना है। इसका यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम, यह फ्लो चार्ट देख लेते हैं हम। देखिए, कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो 0 भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव है तो स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करो, अगर वो 0 है तो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करो, अगर वो नेगेटिव है तो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करो। ओके, जैसे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हम उसके रूट्स निकालते हैं। रूट्स क्या है, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं या फिर वो 0 भी हो सकते हैं। जैसे हमने ये देखा था कि जो हम S² - 4RT निकालते थे ना, हमने 6 चैप्टर में किया था PD में। तो इसकी कंडीशन या तो ये 0 से बड़ा हो सकता है, या ये 0 से छोटा हो सकता है, या ये 0 के इक्वल हो सकता है। तो 3 स्टेटमेंट हो गई ना। अब हम क्या करते थे, अगर ये 0 से बड़ा है तो हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, एलिप्टिकल है, तो उसको, इस चीज़ को आप इससे समझ सकते हो कि अगर ये 0 से बड़ा है तो ये पैराबोलिक हो जाएगा, अगर इक्वल्स टू 0 है तो एलिप्टिकल हो जाएगा, जो भी हमारे पास वहाँ पे कंडीशंस थी। ठीक है, तो समझ आ गया आपको। इनको हम इसके लिए यूज़ करते हैं। ये कौन सी थी, अर्थमेटिक इफ़। अब हमारी जो लास्ट रहेगी वो क्या है, नेस्टेड लॉजिकल इफ़। देखो, लॉजिकल हमने पढ़ा, लॉजिकल में क्या होता है, बट यहाँ पे हमारे पास वर्ड क्या ऐड हो गया, नेस्टेड। देखिए इसका मतलब क्या होता है, when there are more than 2 alternatives then we use nested logical if statement। जब हमारे पास 2 से भी ज़्यादा alternatives हों तो हम क्या करते हैं, nested logical if statement का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ मल्टी ऑल्टरनेटिव सिलेक्टिव स्ट्रक्चर, कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा किसी काम को करने की वे हो, मल्टी ऑल्टरनेटिव तरीके हों, तो हम क्या करेंगे, नेस्टेड लॉजिकल इफ़ का यूज़ करेंगे। देखिए, इफ़ लॉजिकल एक्सप्रेशन है तो लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे कि अगर इसके अंदर कुछ भी है देन अगर वो ट्रू हो जाता है तो इसको एग्जीक्यूट करो। एल्स इफ दिस, मतलब इसमें क्या है, इसमें इफ़ के अंदर भी एल्स इफ का ब्लॉक, इस एल्स इफ चलेगा, इफ़ के अंदर भी एल्स इफ के अंदर भी एल्स इफ, इस इफ़ के अंदर क्या हो रहा है, एल्स इफ और लास्ट में एंड। देखो कैसे होगा, देखिए कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन है, इसको हम इसे समझते हैं। अगर वो ट्रू हो गया, अगर उसकी वैल्यू ट्रू होगी, सपोज हम ये देते हैं कि अगर A B C मैंने 3 नंबर लिए, मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे चेक करो कि A मेरा क्या है, B से बड़ा है। ये चेक करना है कि A बड़ा है कि नहीं। अगर A बड़ा हो गया तो ये ट्रू हो गई कंडीशन, तो ये कहाँ चला जाएगा, ब्लॉक 1 में चला जाएगा। अब अगर ये चीज़ फॉल्स होगी, अगर यहाँ पे A छोटा हो गया B से, यानी कि A बड़ा नहीं आया। अब A बड़ा नहीं आया तो अब 2 हमारे पास रास्ते हैं। अगर A बड़ा नहीं आया तो अब ये चेक करो कि क्या B बड़ा है C से, या फिर क्या A बड़ा है C से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, 2 कंडीशन हो गई ना। तो ये अब इसको चेक करेगा। अब इसमें भी अगर ये ट्रू है तो ब्लॉक 2 को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये फॉल्स है तो फिर से ये चेक करेगा कि क्या, अभी हमने A के लिए देखा, अभी हमने B के लिए देखा, फिर हम C के लिए देखेंगे। तो इसमें क्या है, मतलब मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स हैं। हमने देखा पहले, सबसे पहले में, कि अगर फॉल्स होती है कंडीशन तो हम स्टॉप कर देते हैं। फिर हमने देखा कि अगर फॉल्स है तो उसमें भी आपको एग्जीक्यूट करनी है। इसमें हमने ये देखा कि अगर फॉल्स है तो फॉल्स में भी एक कंडीशन है, वो कंडीशन भी चेक होएगी, फिर उसको देखो कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ठीक है, बट अगर वो भी फॉल्स हो गई तो उसके भी आगे फर्दर पार्ट्स हैं, फिर आपको ये चीज़ चेक करनी है। अगर वो भी ट्रू है तो ठीक है, अगर वो फॉल्स है तो फिर ये आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो इसमें क्या है, जब बहुत सारी हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं, किसका, नेस्टेड लॉजिकल इफ एंड्स का। देखो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे दे रखा है, आपको एक प्रोग्राम बनाना है नेस्टेड लॉजिकल इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके। इसमें ये दिया हुआ है कि अगर किसी स्टूडेंट के 60% से ज़्यादा मार्क्स है तो उसकी फर्स्ट डिवीज़न है, अगर 50% से ऊपर है तो सेकेंड डिवीज़न है, 35% से अबव है तो थर्ड डिवीज़न है, और अगर 35% से कम है तो वो फेल है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन 60 है तो उसकी फर्स्ट डिवीज़न है, और एल्स में क्या हो गया कि उसके मार्क्स 50 से बड़े हैं या नहीं। ये देखो, अब उसके मार्क्स अगर 50 से बड़े हैं तो उसको सेकंड डिवीज़न मिल जाएगी, बट अगर उसके मार्क्स 60 से कम है तो उसको क्या मिलेगी, थर्ड। उसको 50 की बात कर रहे हैं ना हम। देखो अगर 60 से ज़्यादा है तो फर्स्ट डिवीज़न, अगर 60 से कम है तो 50 हो सकते हैं, 50 से ज़्यादा है तो सेकंड डिवीज़न, और अगर 50 से कम है तो देखो कि कितने कम है, अगर 35। देखो ये क्या कह रहे हैं, अगर किसी की मार्क्स 60 से ज़्यादा है
तो हमने कहा उसको फर्स्ट डिवीज़न दे दो, और अगर नहीं है तो ये देखो कि उसके कितने मार्क्स हैं। अब उसके मार्क्स 50 भी हो सकते हैं, अगर 50 हो गए तो उसको सेकंड डिवीज़न दे दो, अगर 50 भी नहीं हुए तो 50 भी नहीं हुए तो फिर हमने देखा कि अगर उसके 35 हैं तो उसको थर्ड डिवीज़न दे दो, और अगर 35 भी नहीं है तो फिर उसको फेल कर दो। तो इसका मतलब क्या है कि एक के अंदर एज इफ चल रहा है। अगर मार्क्स 50 से बड़े हैं, ज़्यादा हैं, तो सेकंड डिवीज़न। एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन 35, अगर 35 से ज़्यादा थर्ड डिवीजन। एल्स इफ अगर 35 से भी ज़्यादा नहीं है, 35 से कम है, तो आप इसको फेल ही कर दो। तो ये क्या है हमारा नेस्टेड लॉजिकल इफ स्टेटमेंट, जहाँ पे हम हमारे जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो एक से दो या दो से ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये थे हमारे लॉजिकल नेस्टेड लॉजिकल। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इफ स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होता है कि जिसमें हमें डिसीजन लेना हो, जहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग, डिसीजन हमें जहाँ पे भी लेना होगा वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इसके 4 टाइप्स होते हैं, लॉजिकल इफ़, ब्लॉक इफ़, अरिथमेटिक इफ़, नेस्टेड लॉजिकल इफ़। हमने देखा कि लॉजिकल में क्या है, सिर्फ हमने एक लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर वो ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो जाएगी स्टेटमेंट, अगर वो फॉल्स है तो स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद हमने देखा फर्दर, इसको जब हमने आगे किया तो हमने देखा कि ब्लॉक इफ स्टेटमेंट, ब्लॉक इफ स्टेटमेंट में ये था कि अगर कोई कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो आपको ये एग्जीक्यूट करना है, और अगर फॉल्स हो जाती है तो इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, फिर हमने देखा अर्थमेटिक इफ। अर्थमेटिक में क्या है कि आपके पास 3 वैल्यूज़ गिवन है, या तो कोई एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो सकता है, या कोई एक्सप्रेशन नेगेटिव हो सकता है, या फिर वो जीरो हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव है तो S3 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो, अगर वो जीरो है तो S2 को एग्जीक्यूट कर दो, और अगर वो नेगेटिव है तो S1 को एग्जीक्यूट कर दो। फिर हमने देखा नेस्टेड लॉजिकल इफ। नेस्टेड लॉजिकल इफ हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास मल्टी ऑल्टरनेटिव सिलेक्शन हो, जहाँ पे हमें एक से ज़्यादा सिलेक्शन करनी हो, तो उसके लिए भी हमने इसको देखा कि अगर ट्रू है और फॉल्स है, फॉल्स में भी आगे वो चेक होगा कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। फिर वो अगर ट्रू है तो ठीक है, अगर वो भी फॉल्स है तो फिर वो चेक होगा। तो इस तरह से हम क्या यूज़ करते हैं, नेस्टेड लॉजिकल इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको चारों को ही डिफाइन करना है, चारों के डायग्राम्स बना के आने हैं, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये स्टेटमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने पहले इफ स्टेटमेंट ही करी है। जो पीछे वाली हैं वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए होनी चाहिए, बट वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आगे करेंगे, अभी इफ स्टेटमेंट हमने कर ली, अभी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में गो टू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट करेंगे और डू स्टेटमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी हम जो भी करेंगे वो सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। आई होप आपको सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर देना प्लीज़। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, बाय बाय।